नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ सितंबर 2022 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका एक वीडियो लेकर, और इसमें मैंने टॉप के 55 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग, रेलवे, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको इस मंथ के सारे करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। तो ये खास करके क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। 2022 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 2022 में ये जो ऑप्शन है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो 2022 में इंडिया एक्चुअली फ़ाइनल खेला भी नहीं था, इंडिया बाहर हो गया था। तो पाकिस्तान और श्रीलंका ये दोनों फाइनल खेली थी, जिसमें जो विजेता टीम थी वो थी श्रीलंका। तो इसके बारे में और कुछ हम लोग जान लेते हैं कि ये 2022 का जो एशिया कप था ये 15वां एडिशन था, और ये हुआ था यूएई में, मतलब यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। तो ये जो यूएई है वो 7 एमिरेट्स से मिलकर बना होता है: अबू धाबी, दुबई, शारजा, आजमान, उमल कुवैत, फजैरा या रसल खैमा। तो ये 7 एमिरेट्स मिलते हैं तब बनता है यूएई, जो कि एक देश है। इंडिया 7 बार एशिया कप जीत चुका है, श्रीलंका 6 बार जीता है, इंक्लूडिंग 2022 जो इस साल उसने जीता है, उसको मिलाकर श्रीलंका ने 6 बार एशिया कप जीता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2 बार एशिया कप जीत पाया है। मैन ऑफ द मैच फाइनल में जो था, फाइनल मैच में वो था भानुका राजपक्षा, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट अगर देखें तो वो था वनिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका का है। तो इसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो एक बार आप पूरा रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? योर ऑप्शंस आर बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। इन चारों में आपको बताना है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप 2-3 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है नुआखाई, ये मनाया जाता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो उड़ीसा में एक्चुअली भी क्या है ना, वेस्टर्न उड़ीसा में और कुछ पार्ट कुछ ये सदर्न उड़ीसा में भी मनाया जाता है ये त्यौहार नुआखाई। और ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, मतलब कृषि पे संबंधित है, कृषि से संबंधित है ये। जैसे अगर आप बात करें तो पंजाब में जैसे लोहड़ी मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी, वैसे ही उड़ीसा में यहाँ पे मनाया जाता है नुआखाई। तो नुआ मतलब होता है न्यू, मतलब नया, खाई मतलब फूड, मतलब नया फूड। तो नुआखाई क्यों मनाया जाता है? ये एक्चुअली वेलकम किया जाता है न्यू राइस ऑफ द सीज़न, मतलब ये जो सीज़न का जो नया चावल होता है ना, उसके स्वागत के लिए मनाया जाता है। तो ये जो नया उपजा हुआ फूड होता है, न्यूली हार्वेस्टेड फूड, ये एक्चुअली देवी माँ को अर्पित किया जाता है। और ये जो नुआखाई त्यौहार है, ये जनरली गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन मनाया जाता है ये नुआखाई का त्यौहार। अब बात करते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर। नॉमिनल जीडीपी के अनुसार दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था का नंबर क्या है? नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे पीपीपी नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि पीपीपी जीडीपी एक्चुअली 2 तरीके से नापा जाता है, एक नॉमिनल और एक होता है पीपीपी। तो यहाँ पे नॉमिनल के आधार पे पूछा जा रहा है कि इंडिया कौन से रैंक पे है, 3rd, 4th, 5th या 6th। तो अभी हाल में ही जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार इंडिया 5वें नंबर पे अब आ गई है। तो इंडिया का रैंक अब है 5th। तो आईएमएफ का ये रिपोर्ट था, इसमें क्या बताया गया कि इंडिया अभी हाल में यूके को सरपास कर गई, मतलब यूके को पीछे छोड़ दी नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े में। और इंडिया की जीडीपी अब $3.5 ट्रिलियन की हो गई है, और यूके की एक्चुअली पीछे हो गई है, तो $3.3 ट्रिलियन की हो गई है। यूएस अभी भी टॉप पे है, इंडिया 5वें पर आ गया है, और जो दूसरे, तीसरे, चौथे पर है वो क्रमशः है चाइना, जापान और जर्मनी। चाइना दूसरे पे, जापान तीसरे पे और जर्मनी चौथे पे, और इंडिया अब आ गई है 5वें पे, और यूके पीछे होके पहुंच गई है 6ठे पे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2 तरीके से जीडीपी नापा जाता है, तो जीडीपी पीपीपी में, परचेजिंग पावर पैरिटी में, इंडिया ऑलरेडी तीसरे स्थान पे ही है, चाइना और यूएसए के बाद। अब बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न के बारे में। एसबीआई के रिसर्च पेपर के अनुसार, जी हाँ, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इनका एक रिसर्च पेपर आता है। तो उसके अनुसार नॉमिनल जीडीपी में भारत किस वर्ष जापान और जर्मनी को पछाड़कर नंबर
3 पर आ जाएगा। तो अभी पिछले प्रश्न में हम लोग बात किए थे कि जापान और जर्मनी क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पे है। तो ये जो SBI का रिसर्च पेपर आया है, इसके अनुसार इंडिया कब जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और 5वें से तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2028, 2029, 2030 या 2032। तो एक्चुअली SBI के रिसर्च पेपर के अनुसार इंडिया 2029 में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और देखा जाए तो SBI के इस रिसर्च पेपर में ये भी बताया गया कि इंडिया 2014 में 10वें पोजीशन पे था और अभी आ गया है 5वें पोजीशन पे, और 2029 तक इंडिया आ जाएगा तीसरे पोजीशन पे नॉमिनल GDP में, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। अब बात करते हैं अपने 5वें प्रश्न के बारे में। रानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनकी अभी हाल में मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के बाद ब्रिटेन के अगले राजा या रानी कौन बने हैं रानी एलिजाबेथ द्वितीय के मृत्यु के बाद? प्रिंस विलियम्स, प्रिंस चार्ल्स, किंग लुई 16 या लिस ट्रस। तो आपको इन ऑप्शन में से चुनने हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएंगे प्रिंस चार्ल्स। ये जो एलिजाबेथ द्वितीय के जो बेटे थे प्रिंस चार्ल्स, ये 73 साल की उम्र में अब वहाँ के नए राजा बन गए हैं। 73 इनका 73 साल अभी उम्र है। तो प्रिंस चार्ल्स जो है 73 साल के, वो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय मतलब उनकी माँ जी की मृत्यु के बाद अब UK के नए मोनार्क बन चुके हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ये जो मोनार्क थी ये 1952 से थी, मतलब ये 70 सालों से वहाँ की रानी बनी हुई थी, जो कि एक बहुत ही लंबा साल है, बहुत ही लंबा समय है। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के नाम पे एक नया रिकॉर्ड भी बन गया कि ये दुनिया में ऐसी दूसरी सबसे मतलब लंबी समय तक रहने वाली मोनार्क हैं। इसके ऊपर जो थे एक बस थे वो लुईस 14 थे, जो कि फ्रांस के थे। ये 72 सालों तक कहीं के राजा रहे थे, मतलब फ्रांस के राजा रहे थे 72 सालों तक। तो हालांकि ये इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई क्योंकि ये 70 सालों तक ही रह पाई, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही लंबा पीरियड है। और लिस ट्रस जो ऑप्शन में था वो एक्चुअली लिस ट्रस अब UK की नई प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और इन्होंने ऋषि सुनक जी को हराया है। कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडरशिप कॉन्टेस्ट हुए थे उसमें ये ऋषि सुनक को हटाकर मतलब हराकर लिस ट्रस अब बन गई है UK की नई प्रधानमंत्री। इनके बारे में आगे किसी और क्वेश्चन में और बात करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा के लॉन और राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? यूनियन गवर्नमेंट ने नाम चेंज किया है सेंट्रल विस्टा के लॉन का और राजपथ का। तो ये नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया है अब कर्तव्य पथ। पहले था क्या था? राजपथ, अब हो गया है कर्तव्य पथ। तो बेसिकली ये किया इसलिए गया है क्योंकि ये एंटी कॉलोनियल एक ड्राइव चल रहा है कि ये जो हम लोग जब गुलाम थे उसकी सारी निशानियों को हटाने के लिए, क्योंकि राजपथ नाम से भी पता चलता है, किंग्स वे कहा जाता था इसे ब्रिटिश टाइम में, मतलब ये राजाओं का पथ है। तो इसे चेंज कर दिया गया 8 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी द्वारा, एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट ने इसको पास किया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में लिस ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो लिस ट्रस अब UK की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं और इन्होंने हराया है ऋषि सुनक जी को। तो ये एक्चुअली UK में भी कोई चुनाव नहीं हुआ था, कोई आम चुनाव नहीं हुआ था। एक्चुअली इनके जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे बोरिस जॉनसन। तो इन्हें हटना पड़ा क्योंकि इन पे बहुत विवाद हो गया था, तो इन्हें हटना पड़ा। तो फिर इनकी पार्टी के ही 2 लीडर लिस ट्रस और ऋषि सुनक आपस में कॉन्टेस्ट किए कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और उसमें लिस ट्रस विजेता रही, जो कि अभी UK की प्रधानमंत्री हैं। और वहाँ की जो क्वीन थी रानी एलिजाबेथ द्वितीय, क्योंकि अब तो ये मर गई हैं, तो इन्होंने ही इन्हें ओथ दिलवाया था लिस ट्रस को, और उसके 2 दिनों बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी एलिजाबेथ द्वितीय की। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिल्ली NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? मतलब दिल्ली में क्या है? NCR नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं उनको विकसित करना। जैसे आप बात करें गाज़ियाबाद, गुड़गांव, या तो आप बात करें नोएडा, तो ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, तो उनको NCR की तरह डेवलप किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। तो अब एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं जो कह रहे हैं कि मेरे जो राज्य है उसकी जो राजधानी, उसके आसपास के क्षेत्रों को भी मैं वैसे ही डेवलप करूँगा NCR के तर्ज पर, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पर। यहाँ पर हो जाएगा SCR स्टेट कैपिटल रीजन। तो ये किस देश में, ये मतलब किस राज्य में अनाउंस किया गया है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में?
तो ये एक्चुअली भी हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये अनाउंस किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ, लेकिन उसके आसपास के जो शहर हैं जैसे उन्नाव है ना, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात, इन जो ये सब जो छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये जो लखनऊ के पास, इनको डेवलप किया जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन के तरह। मतलब स्टेट के आसपास, स्टेट के जो कैपिटल हैं उसके जो आसपास के रीजन हैं उन पे उनको डेवलप किया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो अयोध्या को एक सोलर सिटी बनाने के लिए भी ऑफिशियल्स को निर्देश दिए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपने 9वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में टाटा समूह के किस पूर्व चेयरमैन का कार दुर्घटना में निधन हो गया है? तो टाटा ग्रुप के पहले चेयरमैन थे, तो कौन है ये? एन चंद्रशेखरन, साइरस मिस्त्री, JRD टाटा या नन ऑफ द एबव? तो एक्चुअली ये थे साइरस मिस्त्री, जिनका भी हाल में ही कार दुर्घटना में निधन हो गया है। साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले ये दोनों इस कार दुर्घटना में मारे गए, और ये दोनों एक्चुअली रेयर सीट पे, मतलब पिछले सीट पे बैठे थे। और ये जो एक्सीडेंट हुआ तो मेनली जो डेथ हुआ वो इस कारण हुआ है क्योंकि जो रेयर सीट पे ना एयर बैग्स की फैसिलिटी नहीं थी, और कार चल रही थी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एयर बैग्स नहीं थे तो दुर्घटना में बचना काफ़ी मुश्किल था। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न में। हाल ही में किस राज्य में 2 नए बने जिलों का उद्घाटन किया गया? मतलब कौन सा राज्य जहाँ पे 2 नए जिले बने? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी 2 नए जिले बने हैं, और वो जिलों का नाम है मनेंद्रगढ़ चिरमी भरतपुर, ये पहला जिला है, और शक्ति दूसरा जिला है। तो शक्ति जो है वो जंजगीर चांपा नाम के ज़िले से ही निकलकर बना है एक नया ज़िला, और ये जो एक दूसरा ज़िला बना है मनेंद्रगढ़ चिरमी भरतपुर, ये बना है कोरिया डिस्ट्रिक्ट से कुछ पार्ट्स को निकालकर। तो ये टोटल 32वां और 33वां था, तो टोटल अब 33 ज़िले हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, और रायपुर वहाँ की राजधानी है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नए ज़िले जो बने हैं। अब 11वां क्वेश्चन। हाल ही में कौन से राज्य ने नागा मिर्च पर्व मनाया? कौन से राज्य में ये पर्व मनाया गया नागा मिर्च पर्व? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या मिजोरम? तो ये जो नागा मिर्च पर्व है ये नागालैंड में भी हाल ही में मनाया गया है, और ये एक्चुअली पहली बार ही है नागालैंड में जब नागा मिर्च फेस्टिवल मनाया गया है। और ये मनाया गया है सेहामा विलेज में, जो कि एक कोहिमा जो वहाँ की राजधानी है नागालैंड की, उस ज़िले में ये सेहामा गांव है, वहाँ पे ये मनाया गया है। और ये जो स्पॉन्सर किया गया था, ये जो मनाया गया उसको स्पॉन्सर किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा। और नागा मिर्च ऐसा पहला मतलब प्रोडक्ट है नागालैंड का जिसको GI टैग मिला था, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, जिससे उस प्रोडक्ट को काफ़ी बेनिफिट होता है। जिस प्रोडक्ट को मिला जाता है उस स्टेट को काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये GI टैग लेने वाला नागालैंड का पहला प्रोडक्ट था नागा मिर्च। 12वां क्वेश्चन। राजू श्रीवास्तव जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, उनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में थी? मतलब वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर, पॉलिटिशियन या ऑल ऑफ द एबव? तो यहाँ पे आप ध्यान से ये चुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी थे, एक्टर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। तो देखा जाए तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, और ये कॉमेडियन, एक्टर और पॉलिटिशियन तीनों ही थे, क्योंकि इन्होंने 25 मूवी में भी काम किया था। और अगर नेता में बात करें तो ये BJP के नेता थे। पहले ये समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन बाद में इन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया। और फिर ये एक टीवी शो, बहुत ही एक फेमस टीवी शो था जिसमें ये काम करते थे स्टार्टिंग में, वो है द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज, और ये 2005 में वहाँ पे काम करते थे। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। भारतीय सेना के कुछ वंशजों को मुजीब छात्रवृत्ति किस देश के द्वारा दी जाती है? आपके ऑप्शंस है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स या इंडोनेशिया। तो एक्चुअली भारतीय सेना के कुछ वंशजों को ना बांग्लादेश से ये अवार्ड मिलता है, क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुआ था 1971 में, तो यहाँ के सैनिकों ने काफ़ी मदद किया था। तो कुछ ऐसे सैनिक भी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, या तो फिर उनको काफ़ी मतलब क्रिटिकल इंजरी हुई थी, तो उन लोगों को बांग्लादेश के सरकार द्वारा दिया जाता है। तो एक्चुअली ऐसे 200 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चुने गए हैं जिनको ये अवार्ड मिलता है मुजीब छात्रवृत्ति। और PM शेख हसीना जी अभी हाल ही में इंडिया आई थी, तो उन्होंने ये अवार्ड को
डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब 14वें प्रश्न में आते हैं, सोवियत संघ का आखिरी नेता कौन था? पहले हम लोग जानते हैं, जैसे आज क्या है, रसिया हमारे पास एक देश है, हमारे सामने एक रसिया देश है, लेकिन ये क्या है, पहले रसिया नहीं था, पहले था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। तो ये 1991 में क्या हुआ कि इसका विघटन हो गया। तो जब ये सोवियत संघ था तो उसमें आखिरी नेता कौन थे ये जानना है, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो क्या वो मिखाइल गोर्बाचेव थे, बोरिस येल्त्सिन थे, निकिता क्रुश्चेव या जोसेफ स्टैलिन? तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। ये सोवियत संघ के आखिरी नेता थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो ये न्यूज़ में इसलिए भी हैं क्योंकि जो अभी रशिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने इन्हें मना कर दिया है स्टेट ऑनर देने से। और ये खुद भी मतलब जब आखिरी जो राइट्स हुआ उसमें ये खुद भी भाग नहीं लिए, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं मानना था कि ये जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने सोवियत संघ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया और सोवियत संघ को विघटन होने दिया, मतलब टूटने दिया। हालांकि ये जो मिखाइल गोर्बाचेव जो आखिरी लीडर थे, इनको वेस्ट के लोग, वेस्ट मतलब पश्चिम मतलब यूरोप और अमेरिका के लोग, ये इन्हें बहुत आइडियलाइज़ करते हैं, मतलब बहुत मानते हैं, क्योंकि ये क्या किए थे कि ईस्टर्न यूरोप जो कि एक्चुअली मतलब सोवियत के कंट्रोल में होता था, उसे इन्होंने छूट दिया कि आप जिधर चाहें उधर मूव कर सकते हैं। तो हालांकि ये घर में मतलब कि रशिया में भले ही हेट किए जाते हैं, लेकिन बाहर इन्हें यूरोप में और अमेरिका में इन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। आपके ऑप्शंस हैं 20 सितंबर, 21 सितंबर, 18 सितंबर या 19 सितंबर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 सितंबर। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया और इस साल का जो थीम था वो था इंड रेसिज्म बिल्ड पीस, मतलब ये जो नस्लवाद है उसको ख़त्म कीजिए और शांति को स्थापित कीजिए। तो ये जो थीम्स होते हैं ये आप याद रखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और ये जो स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल पीस डे मनाने का, वो 1981 में स्टार्ट हुआ था। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऑल ह्यूमैनिटी टू कमिट पीस, मतलब जितने भी मानवता लोग हैं वो शांति की ओर चले, अपनी सारी जो डिफरेंसेस है अलग अलग देशों के साथ उसको मिलाएं और एक शांति का कल्चर स्थापित करें। हाल ही में किंग्स चार्ल्स तृतीय ने किसे प्रिंस ऑफ वेल्स चुना? किंग्स चार्ल्स जो है वो तो यूके के बन गए, वहाँ के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे है कि प्रिंस ऑफ वेल्स उन्होंने किसको चुना है? तो ये प्रिंस विलियम्स, प्रिंस हैरी, प्रिंस अब्राहम या प्रिंस एडवर्ड। तो किसे चुना है उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रिंस विलियम्स। इन्हें उन्होंने चुना है प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ये बन गए हैं प्रिंस विलियम, और इनकी वाइफ जो है वो प्रिंसेस ऑफ वेल्स बन गई हैं। इनकी वाइफ का नाम है केट मिडिल्टन। तो आप अक्सर नाम सुनते होंगे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, खास करके ग्रेट ब्रिटेन और यूके। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ग्रेट ब्रिटेन कौन है और यूके कौन है और ब्रिटिश आइल्स कौन है। तो आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, अगर जो भी इसमें कंफ्यूज होते होंगे तो उनके लिए मैं एक लाया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिया है ताकि बहुत आसानी से आप समझ पाएँ। इंग्लैंड 1 कर दिया मैंने, स्कॉटलैंड 2, वेल्स 3, नॉर्दर्न आयरलैंड 4 और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 5। तो अगर जब भी बात हो ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन में मैंने लिखा है 1 + 2 + 3, मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों को आप मिलाइएगा तो उसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और अगर जब बात हो यूके की, तो इन तीनों के साथ आप ये चौथा मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ दीजिए तो हो जाता है आपके पास ग्रेट ब्रिटेन। मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों को जोड़िएगा तब बनेगा यूके। और जब भी बात हो सिर्फ आयरलैंड की बात हो रही है तो आप समझ जाएं यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात हो रही है। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बन जाएगा आयरलैंड। अब अगर बात होगी अगर कहीं पे ब्रिटिश आइल्स, तो मतलब यहाँ पे ब्रिटिश के जो भी यहाँ पे देश हैं, यहाँ पे सबको मिलकर बनता है ब्रिटिश आइल्स। आइलैंड होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, आइलैंड। आइल्स मतलब ढेर सारे आइलैंड, तो ये सब छोटे छोटे आइलैंड ही हैं, तो इसीलिए ब्रिटिश आइल्स में सब आ जाते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल पे थोड़ा प्यार बरसाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे बात करते हैं अपने 17वें क्वेश्चन के बारे में।
हाल ही में क्राइमैक एक पोर्टल है, वो किस लिए खबरों में था? क्राइमैक बेसिकली ये पोर्टल किस लिए है ये पोर्टल? तो ये फॉर शेयरिंग सीरियस क्रिमिनल इंसिडेंट्स, मतलब जो अगर सीरियस रूप से जो कोई क्रिमिनल इंसिडेंट होता है उसको शेयर करने के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड को शेयर करने के लिए, या तो फिर विमेन के खिलाफ जो हरासमेंट होता है उसको शेयर करने के लिए है पोर्टल, या तो फिर केसेस को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए पोर्टल है। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे फॉर शेयरिंग सीरियस क्रिमिनल इंसिडेंट्स। तो अभी क्या है, ये जो क्राइमैक पोर्टल है ये हाल में न्यूज़ में है। क्राइमैक मतलब क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। तो ये 2020 में लॉन्च हुआ था कि जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप इस पर शेयर करेंगे, तो इसमें जो अलग अलग देश में जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है वो देखेंगे, जिससे उनको आगे के केसेस सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 7 ऐसे राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जिसने, मतलब उस राज्य ने और यूनियन टेरिटरी में इसमें एक भी डेटा अपलोड नहीं किया है। तो जैसे उन राज्यों में वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड सिक्किम, और यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव, नागरा एंड हवेली। तो इन लोगों ने इस पोर्टल पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शेयर किए हैं वो है दिल्ली, हरियाणा और असम के राज्यों ने क्राइमैक पे सबसे ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन शेयर किया है इन लोगों ने। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। दिलीप ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन रही? दिलीप ट्रॉफी 2022, तो इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन या साउथ जोन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा वेस्ट जोन। तो वेस्ट जोन इसमें विजेता रही और 94 रन से एक्चुअली वेस्ट जोन ने इसे जीत लिया है साउथ जोन को हराकर। तो वेस्ट जोन जो विजेता टीम रही है उसके कप्तान है अजिंक्य रहाणे, और साउथ टीम जो रनर अप रही है उसके कप्तान है हनुमा विहारी। तो टोटल 6 जोन ने पार्टिसिपेट किया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन और साउथ ईस्ट जोन। तो अब बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो आपके ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना या महाराष्ट्र। तो पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, और ये इंडिया में इस तरह का पहला है। हालांकि अगर ग्लोबली बात करें तो ये तीसरी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी, वन यूनिवर्सिटी, और ये रसिया और चाइना के बाद ये तीसरी होगी। और ये जो यूनिवर्सिटी जो बनेगी ये अदर इंस्टीट्यूशन जो कि सिमिलर इंस्टीट्यूशन है उनसे भी ये पार्टनरशिप करेगी, जिससे लर्निंग में काफ़ी आसानी हो, और साथ साथ ये फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देगी रिसर्च के साथ साथ। अब बात करते हैं अपने 20वें प्रश्न के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबीथू सैन्य शिविर का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य शिविर है किबीथू नाम से, उसका नाम अब बदल दिया गया है, और वो नाम किसके नाम पे रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम, सैम मानेकशॉ, जनरल बिपिन रावत या सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे। तो ये एक्चुअली जो अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है किबीथू सैन्य शिविर, ये एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के साथ बॉर्डर मिलाती है इसके बिल्कुल करीब है, और ये नाम रखा गया जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे। तो लास्ट ईयर दिसंबर में इनकी मृत्यु हो गई थी एक चॉपर क्रैश में, और ये जो बिपिन रावत जी जो थे वो इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी दिसंबर 2021 में, तो इन्हीं के नाम पे वो सैन्य शिविर रख दिया गया है। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो इसके इस साल के विजेता कौन है? तो आपके ऑप्शंस है सदेरिया चिम जो कि कंबोडिया के हैं, बर्नाडेट मैड्रिड जो कि फिलीपींस के हैं, तदाशी हटोरी जापान के, गैरी बेनचीव इंडोनेशिया के, या ऑल ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इन चारों को ही इस साल का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है अलग अलग फील्ड में। ये जो गैरी बेनचीव हैं ये एक्चुअली इनको प्लास्टिक के विरुद्ध जो इन्होंने एक अभियान चला रखा है उसके लिए इनको मिला है, इंडोनेशिया से हैं ये। और ये जो बर्नाडेट मैड्रिड हैं इनको चिल्ड्रंस राइट क्रूसेडर कहा जाता है, ये मतलब बच्चों के जो अधिकार हैं उनके लिए काम करते हैं फिलीपींस के, तो इसके लिए उनको मिला है। सदेरा चिम ये एक्चुअली क्या है, मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं कंबोडिया के,
तो इनको इस काम के लिए मिला है। और ये जो तदाशी हटोरी हैं, ये साइट सेविंग ह्यूमैनिटेरियन है जापान के, तो इनको इस चीज़ के लिए मिला है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 1957 में स्थापित किया गया था और ये एशिया का सबसे बड़ा ऑनर है और ख़ास करके इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया के लोगों के लिए। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के एक नए अध्यक्ष चुने गए अभी हाल ही में। तो आपके ऑप्शंस है बाईचुंग भूटिया, शाजी प्रभाकरन, कल्याण चौबे या नन ऑफ द एबव। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कल्याण चौबे, जो कि बीजेपी के नेता हैं और इनको अब नया मतलब अध्यक्ष चुन लिया गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का। तो ये जो कल्याण चौबे हैं ये मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के फॉर्मर गोलकीपर रहे थे। ये खिलाड़ी ही थे लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और इनको चुना गया 33-1 के वोटिंग से, मतलब एक बहुत ही बड़ा इनको मतलब वोट परसेंटेज मिला है। तो अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लीडर हैं और ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी फॉर्मर टीम प्लेयर को ये कमान मिली है कि वो इंडिया फुटबॉल के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष चुने गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है किसी फॉर्मर प्लेयर को ये मतलब ऐसा मिला है कि वो हेड बने हैं, पहली बार ही ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, तो ये किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। तो ये एक्चुअली हमारे देश के दूसरे प्रेसिडेंट रहे थे और पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो इस साल का जो टीचर्स डे 2022 का जो थीम है वो था लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर, मतलब यहाँ पे ये भी है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर, मतलब शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। तो ये जो है 5 सितंबर वो हम लोग इंडिया में मनाते हैं टीचर्स डे, लेकिन अगर वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें तो वो डेट है 5 अक्टूबर और वर्ल्ड टीचर डे का थीम था इस बार टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो दो अलग अलग डेट है, ये इंडिया का टीचर्स डे था और ये वर्ल्ड टीचर्स डे जो वर्ल्ड ओवर में मनाते हैं वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया? तो एक्चुअली हाल ही में फीफा ने इंडिया पे प्रतिबंध लगाया था, भारत देश पे प्रतिबंध लगाया था, जिसे 11 दिनों के बाद ही फीफा ने हटा दिया। तो आपके ऑप्शन से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। तो 15 अगस्त को ये बैन लगा था फीफा के द्वारा, क्योंकि फीफा का कहीं ना कहीं मानना था कि इंडिया की जो मतलब इंडिया में जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उस पर कहीं ना कहीं अनड्यू मतलब बिना ज़रूरी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्फ्लुएंस है थर्ड पार्टी का। तो थर्ड पार्टी एक्चुअली कोई और नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर थे वही थर्ड पार्टी थे, जो कि फीफा को पसंद नहीं आया। तो एक्चुअली ये जो बैन था वो सिर्फ 11 दिन ही रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि COA जो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट उसको हटा दी, डिज़ोल्व कर दी। तो फिर फीफा ये जो इंडिया पे बैन लगा था उसे भी हटा दी, क्योंकि इंडिया में अभी हाल ही में ना क्या होने वाला है, अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। तो अगर ये बैन नहीं हटता तो फिर ये इंडिया से किसी और देश में शिफ्ट हो जाता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी से इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया ताकि ये बैन हटाया जा सके, और अब हट भी गया है। अब बात करते हैं 25वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में संपन्न हुए 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो 67वां जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? रणबीर कपूर, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना या रणवीर सिंह। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रणवीर सिंह। इन्हें मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में। तो जो बेस्ट एक्टर थे वो रणवीर सिंह को मिला है, 83 मूवी में इन्होंने जो काम किया उसके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, मिमी में इनके रोल के लिए। बेस्ट फिल्म चुना गया शेरशाह को। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन, शेरशाह में इनकी डायरेक्टिंग के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर चुना गया पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए।
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस साई तमहांकर, ये भी मिमी में ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इनको चुना गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इस बार सुभाष घई जी को। तो ये सारा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय सेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया? मतलब कौन सी भारतीय सेना है जिनके लिए अब एक नया ध्वज बन गया है? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड? तो एक्चुअली ये इंडियन नेवी के लिए हुआ है कि उनके लिए एक नए ध्वज का अनावरण किया गया है, और ये किया गया है कोच्चि में, कोच्चि जगह पे किया गया, नए ध्वज का अनावरण किया गया। तो इसमें क्या है, INS विक्रांत को कमीशन करने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पे, और वहीं पे इन्होंने नए ध्वज का अनावरण किया। पुण्य कोटि दत्तू योजना, ये एक योजना है, किस राज्य के द्वारा ये चलाई जाती है ये योजना? कर्नाटका के द्वारा, केरला के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा या तेलंगाना के द्वारा? तो एक्चुअली ये योजना जो है वो कर्नाटका सरकार चलाती है, और ये एक्चुअली काऊ अडॉप्शन स्कीम है जिसमें आप गाय को गोद ले सकते हैं, और ये इंडिया में पहला ही इस तरह की योजना है। तो गोद लेने मतलब ये नहीं है कि आपको घर पे लेकर आना है। तो ये भी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि किचा सुदीप जो कि कन्नड़ा एक्टर हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं किचा सुदीप, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पुण्य कोटि दत्तू योजना का। तो इसमें क्या है, ये प्रोग्राम जो चलाया गया है इसमें प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली इनकरेज किया जा रहा है कि आप गौशाला में जो गायें रहती हैं उनको आप गोद लीजिए, और गोद लेने के लिए आपको एक्चुअली कुछ करना नहीं है, बस सालाना आपको 11,000 रुपये पे करना है। गाय वहीं रहेगी, बस उनके मेंटेनेंस के लिए आपको 11,000 रुपये पे करना है ताकि उन लोग एक अच्छी लाइफ जी सकें। और वहाँ पे अभी देखा जाए तो 215 गवर्नमेंट बिल्ट मतलब सरकारी जो है गौशालाएँ हैं कर्नाटका में, और उनमें से आप किसी एक गाय को गोद ले सकते हैं 11,000 रुपये सालाना पे करके। तो उनको किचा सुदीप जी को इनका ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है। अब बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा है? तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए यहीं पे हो गया कि जो 8 चीते वो नामीबिया से लाए गए हैं और 8 चीते लाए गए हैं। तो अब है कि इसे किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? वन विहार नेशनल पार्क MP, पेंच नेशनल पार्क MP, कूनो नेशनल पार्क MP या पन्ना नेशनल पार्क MP? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क MP, मध्य प्रदेश में इसे रखा गया कूनो नेशनल पार्क में। तो ये दो चीता जो हैं वो इंडिया में सिंस 1952 मतलब 1952 से में ही इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए थे, मतलब इंडिया से ख़त्म हो गए थे ये चीते, और अभी 8 चीते लाए गए हैं। तो इसमें से जो है ना 5 फीमेल हैं, 5 फीमेल चीते हैं और 3 मेल चीते हैं। अब बात करते हैं अपने 36वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस शहर के स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगवाई है? तो मेघदूत मशीनों का क्या काम होता है वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले आपको ये बताना है कि ये किस मतलब स्टेशनों के मतलब किस शहर के स्टेशनों पे लगाई गई है, दिल्ली, मुंबई, पुणे या बेंगलोर? तो ये एक्चुअली मुंबई शहर के स्टेशनों पे लगाई गई है, और ये खास करके कुछ स्टेशनों जैसे दादर, ठाणे और मुंबई डिवीज़न के जो और स्टेशन हैं वहाँ ये इंस्टॉल अभी होने वाले हैं। तो ये मेघदूत मशीनें हैं। तो इनका काम क्या है, ये जो हवा में जो वाटर वेपर होते हैं इनको ये पानी में कन्वर्ट करते हैं। तो टोटल 17 मेघदूत मशीनें अभी लगाई जाएंगी। तो अभी कुछ जगह लगाई गए हैं, कुछ और अभी लगाए जाएंगे। अगले 5 सालों में ये काम होगा। और ये क्या है सबसे खास बात कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और मेंटेनेंस कॉस्ट इनका एकदम ज़ीरो है। 37th, हर घर आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हर घर आरओ का पानी पहुंचाने वाला कौन सा गांव उत्तर प्रदेश का पहला गांव बन गया है? तो आपके ऑप्शंस है गहमार, निरंजनापुर, माधोपट्टी विलेज या भरतौल। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का एक कौन सा गांव है जो उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला गांव बन गया है जहां पे हर घर में आरओ का पानी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भरतौल। तो भरतौल जो है वो यूपी का पहला ऐसा गांव बन गया जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे हर मतलब इस गांव में हर मतलब जो भी यहाँ पे रहने वाले हाउस होल्ड्स हैं सबके पास आरओ का वाटर है। और ये किया गया है आदर्श ग्राम पंचायत जो इनिशिएटिव है उसके थ्रू ये किया गया है। 38, US ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल में मतलब वीमेन सिंगल में विजेता कौन रही? आपके ऑप्शंस है आई स्वेतक, सी मैकनली, के सिनियाकोवा या टी टाउनसेंड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आई स्वेतक।
ये जो है वो विमेन सिंगल में, ये यूएस टूर्नामेंट के विमेन सिंगल में ये विजेता रहीं। तो यहाँ पे आपके पास पूरा लिस्ट है कि मेन सिंगल में कौन रहे। सी अल्काराज गार्फिया, विमेन सिंगल में आई स्वेतेक, मेंस डबल में आर राम एंड जे सैलिसबरी, विमेंस डबल में के सिनियाकोवा एंड बी क्रेजिकोवा, मिक्स डबल में एस सैंडर्स और जे पियर्स। तो ये जो यूएस ओपन है ये यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है यूएस ओपन, और ये 1881 में फाउंड किया गया था, तब से ये खेला जा रहा है यूएस ओपन। और ये एक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ये, क्योंकि अलग अलग जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो अलग अलग मतलब फील्ड पे होते हैं, तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। 39वां क्वेश्चन नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो बेसिकली इसे नालसा कहते हैं इंग्लिश में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। उसके नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, यू ललित, डी.वाई. चंद्रचूड़, के.एम. जोसेफ या हिमा कोहली। तो यू ललित जो है वो अभी इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो ये तो नहीं होंगे। तो इसके अलावा आप यहाँ पे 3 ऑप्शन देख सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। ये अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाता है। तो सीनियर मोस्ट जज अभी सुप्रीम कोर्ट के यही हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं, क्योंकि इसके अलावा जो हैं वो तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑलरेडी यू ललित जी। तो इन्हें बनाया गया है, नालसा का अध्यक्ष बनाया गया। नालसा का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये पोस्ट जो है अभी खाली था, क्योंकि जो पिछले जो थे इस पोस्ट पे यू ललित जी वो भी बन गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो नालसा को बनाया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। तो इसमें होता क्या है, मतलब फ्री प्रोवाइड किया जाता है, फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी यू ललित जो है इंडिया के चीफ जस्टिस हैं। तो इसके बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ ही हैं जो बनेंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 40वां क्वेश्चन, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार अभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। फोर्ब्स की जो रिपोर्ट जारी होती है उसमें कौन बन गए दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, एलन मस्क, जेफ बेजोस, गौतम अडानी या बर्नार्ड अर्नोल्ट। तो कौन बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम अडानी। हालांकि ये शॉर्ट टर्म के लिए बने थे, फिर ये पीछे हो गए, तो अब ये दूसरे क्या तीसरे पर भी नहीं है, चौथे नंबर पे अभी शायद अभी हैं ये। तो जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ट, इनको बीट करके ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए थे, वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। लेकिन अभी हाल ही में न्यूज़ आया कि फिर ये हट गए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने थे ये, तो बहुत जल्दी ये खो गए थे, मार्केट क्रैश हो गया था, इसीलिए इनका रैंक फिर से नीचे आ गया। तो इनका जो वेल्थ है, जो धन है, वो 155 बिलियन डॉलर से भी ऊपर पहुँच गया था, फिर वापस ये 152 बिलियन डॉलर पे आ गया। तो अभी दुनिया के सबसे अमीर जो है वो है एलन मस्क, 273.5 बिलियन डॉलर इनकी जो है रकम है, मतलब इनकी जो वेल्थ है वो 273.5 बिलियन डॉलर है। एलन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, यही हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। दूसरे नंबर पे गौतम अडानी आए थे जो कि अब पीछे हो गए हैं, फिर से वापस बर्नार्ड अर्नल्ट आ गए हैं दूसरे नंबर पे। मुकेश अंबानी की जो वेल्थ है वो है 92.2 बिलियन डॉलर। 41वां, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ बनाया जा रहा है। वो इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी। ऑप्शंस है पुणे, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या उड़ीसा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में बनाया जा रहा है भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी। किस लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि एस्ट्रो टूरिज़्म को बूस्ट करना है, मतलब बढ़ाना है। और ये जो गांव है जहां ये बनाया जा रहा है उस गांव का नाम है हानले। और ये जो आसपास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसी को डेवलप करने के पार्ट में ही ये आता है, मतलब एस्ट्रो टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए इंडिया का पहला नाइट सेंचुरी बनाया जा रहा है। और ये दुनिया का ऐसा मतलब नाइट सेंचुरी होगा जो सबसे हाईएस्ट लोकेटेड साइट पे होगा, क्योंकि लद्दाख जो है इसकी काफ़ी ऊंचाइयों पे ये बनेगा। मतलब भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी काफ़ी ऊंचाइयों पे बनेगा और दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पे बना हुआ होगा ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आप इसलिए भी गेस कर सकते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी जी के नाम पे है,
तो इंदिरा गांधी जी के नाम पे है, तो भाजपा की सरकारों में तो ये रहेगा नहीं, खास करके कांग्रेस की सरकारों में रहेगा। तो कांग्रेस की सरकार अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में तो है नहीं। तो इन दोनों ऑप्शंस में आप गेस कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राजस्थान। तो राजस्थान में ये स्टार्ट किया गया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो एज लिमिट जो है वो 18 से 60 सालों के बीच में है। तो विद इन 6 डेज़ जब ये योजना लॉन्च हुई तो 1 लाख लोगों को ये जॉब इसमें ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो जॉब क्या है, 100 दिनों का आपको एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार आपको मिलेगा। और इसमें क्या कर रही है सरकार, पुअर को मतलब गरीब लोगों को, डेस्टिट्यूट मतलब वही निर्धन लोगों को इसमें टारगेट कर रही है, या तो फिर पीपल मतलब ऐसे लोग जो कि कोरोना के कारण जिनकी नौकरियां चली गई उनको टारगेट कर रही है। तो इसमें 3 तरह का आपको पैसा मिलेगा। एक तो है कि अगर आप अनस्किल्ड लेबर हैं तो आपको 259 रुपये पर डे मिलेगा, स्किल्ड हैं तो 283 मिलेगा, और अगर आप सुपरवाइज़र बन गए हैं तो आपको 271 रुपये पर डे मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मतलब ये बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर अवार्ड दिया जाएगा किस राज्य सरकार को? कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल राज्य को मिलेगा बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ये 9 मार्च को दिया जाएगा, वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट जो कि बर्लिन में होगा उस समय ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी जी ने, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि वो काफ़ी खुश हैं इस अवार्ड को पाकर। हाल ही में कौन डायमंड लीग फाइनल जीतने वाला पहला भारतीय बना? डायमंड लीग फाइनल को जीतने वाला है पहले भारतीय बने हैं। तो ऑप्शन में आपके हैं बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, नीरज चोपड़ा और सुशील कुमार। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जेवलिन थ्रोवर है, भाला फेंकते हैं ये, उसी में ये गोल्ड मेडल भी इनको मिला था। तो नीरज चोपड़ा जो है वो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने डायमंड लीग का फाइनल कोई इंडियन जीता है, वो है नीरज चोपड़ा। हालांकि नीरज चोपड़ा का ये तीसरा अपीयरेंस था डायमंड लीग में। तो पहले 2 बार जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, और इस बार वो फाइनल जीत गए। जो दूसरे नंबर पे रहे सिल्वर मेडलिस्ट जो बने हैं वो हैं जाकूब वेडलेक, है ना, चेक रिपब्लिक के हैं, ये दूसरे नंबर पे आए हैं। और जूलियन वेबर जर्मनी के हैं, ये तीसरे नंबर पे आए हैं। पहले नंबर पे नीरज चोपड़ा थे। हाल ही में पीएम श्री योजना किस उद्देश्य से लाया गया है? पीएम श्री योजना तो इस किस लिए लाया गया है? मिड डे मील का जो मतलब क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या तो फिर स्कूलों को जो अपग्रेड करने के लिए, या प्रोवाइड करने के लिए क्या स्कॉलरशिप फीमेल स्टूडेंट्स को, या तो फिर 100 दिन का गारंटीड जॉब देने के लिए। तो किस लिए लाया गया है ये पीएम श्री योजना? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए। तो ये जो पीएम श्री योजना है इसका फुल फॉर्म है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, मतलब इंडिया जो बदल रहा है उसके लायक स्कूलों को बनाना। तो इसमें क्या है 14,500 स्कूलों को चुना जाएगा जिनको अपग्रेड किया जाएगा। बच्चों में आजकल मतलब जो नए तरह के स्किल होते हैं उनको लागू किया जाएगा, बच्चों में भी वो स्किल्स को लाया जाएगा। और ये बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो था ये सरकार ने लॉन्च किया था 2020 में, उसके कंपोनेंट्स को इस सरकार जो है पीएम श्री योजना के तहत लागू करेगी। और ये क्या है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम 2 तरह के होते हैं, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं इसमें 60-40 में डिवाइड होता है, जो पैसा होता है 60-40 मतलब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का नियम है। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है इसमें 100% ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होता है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा 40% इसमें रहेगा। तो जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 27,360 करोड़ है और ये 5 सालों के लिए है। तो पीएम श्री योजना जो है ये स्कूलों को क्वालिटी टीचिंग प्रदान करवाएंगे, अच्छे टीचर्स का व्यवस्था करवाएंगे और तरह तरह के स्किल बच्चों में भरेंगे, जो कि 21st सेंचुरी में ये सब स्किलों का बहुत ज़रूरत है। हाल ही में किस शहर के जेल के भोजन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मतलब FSSAI द्वारा
5 स्टार रेटिंग मिला है। कौन सा जेल का वो खाना है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिला है और वो किस शहर में है? तो ये आगरा सेंट्रल जेल, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, लखनऊ सेंट्रल जेल या तिहाड़ जेल। तो कौन से जेल को FSSAI द्वारा मतलब ये सर्टिफिकेट मिला है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के द्वारा, मतलब फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को मिला है ये, उत्तर प्रदेश में ये फर्रुखाबाद ज़िले में ये जेल है जिसको मिला है 5 स्टार रेटिंग मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ये खाना बहुत अच्छा प्रोवाइड कराते हैं। और जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट का नाम है ईट राइट सर्टिफिकेट। तो बेसिकली ये ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या है, मतलब इस जेल में खाना बनाने का जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेशन में कर दिया गया है, मतलब ऑटोमेटिक वाले में कर दिया गया। तरह तरह की मशीनें लगवा दी गई है, जैसे कि रोटी बनाने के लिए जो है ना आटा गूँथने की भी मशीन लगवा दी गई है, बर्तन धोने का मशीन, सब्जियां काटने का मशीन। तो इसीलिए यहाँ के खाने को ये अवार्ड मिला है कि बहुत ही अच्छा खाना है यहाँ का। हाल ही में भारत और जापान के बीच जो 2+2 वार्ता हुई है वो किस जगह संपन्न हुई है? तो इंडिया कई देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है। 2+2 वार्ता मतलब कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो EAM और डिफेंस मिनिस्टर ये वार्ता करते हैं दूसरे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ। तो इंडिया ये किसके साथ करता है? इंडिया करता है US के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और फिर एक रूस के साथ। ये 4 देशों के साथ इंडिया ये 2+2 वार्ता करता है। तो हाल ही में जापान के साथ किया है, तो वो वार्ता कहाँ पे संपन्न हुई है? न्यू दिल्ली, गुजरात, टोक्यो या क्योटो? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन C, टोक्यो जापान में ये वार्ता संपन्न हुई है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे गए थे और वहाँ के मिनिस्टरों से ये लोग मिले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रसिया के साथ ये वार्ता करता है। हालांकि देखा जाए तो इसमें से अगर रसिया को छोड़ दें तो बाकी ये तीनों देश जो है क्वाड के मेंबर्स हैं इंडिया के साथ साथ। और जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो है हायाशी योशिमासा और जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो है हमादा यासुकाज़ु, है ना। अब 48वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है? राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम की शुरुआत किस राज्य में हुई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताया था, चूँकि ये राजीव गांधी जी के नाम पे है तो ज़्यादा उम्मीद है कि जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी वहीं ये लॉन्च करेगी। तो बिहार में तो है नहीं, गठबंधन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, एक ही स्टेट बचता है राजस्थान। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा राजस्थान। तो ये क्या है कि 11,000 से ज़्यादा पंचायतों में ये ग्रामीण खेल ये शुरू हुए हैं। 2,25,000 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 6 स्पोर्ट्स इसमें खिलाए जाएंगे, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और टेनिस बॉल, क्रिकेट। इसमें ये 6 तरह के खेल खेले जाएंगे। 1 लाख पार्टिसिपेंट इसमें ऐसे हैं जो 50 साल के ऊपर के एज के हैं। और उसमें भी क्या है, 1500 ऐसे प्लेयर हैं जो 70 साल के ऊपर के हैं। तो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट मतलब पैदा करना है जहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी दिलचस्पी हो लोगों में, और स्पोर्टिंग टैलेंट को फाइंड करना है, और लोगों मतलब गांव के लोगों जो वहाँ पे हैं उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बॉन्डिंग को डेवलप करना है। हाल ही में किस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस, रिलायंस या IBM ने? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये घोषणा किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएंगे। तो ये बनाएंगे कहाँ? हज़ीरा, गुजरात में ये बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा फाइबर प्लांट, कार्बन फाइबर प्लांट। तो ये क्या है, कंपनी का जो प्लान है कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सोचा है कि 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी के थ्रू ये बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। और ये क्या है, नए एज का एक अलग तरह का मटेरियल है जो कि आगे फ्यूचर में बहुत इसका डिमांड बढ़ने वाला है। तो इसका इंडस्ट्री में और ऑटोमेटिव सेक्टर में इसका बहुत काम आता है। क्योंकि ये लाइट वेट है, इसका वेट बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। ये जो कार्बन फाइबर की जो बात हो रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और बहुत ही लाइट वेट है। और इसका डिमांड जो है स्टील कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा है, ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन में है और मिलिट्री के सेक्टर में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में और ये बढ़ने वाला ही है। हाल ही में
किस संगठन को आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी स्टूडेंट इस्लामिक फ्रंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, या SDPI द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें से कौन ऐसे हैं जिनको अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया? तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि PFI का ही एक स्टूडेंट विंग है, उसको भी बैन किया गया है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे मैंने सिर्फ B मार्क किया, A भी यहाँ पे सही है। तो PFI क्या है, एक मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया था हिंदुत्व ग्रुप को, जैसे RSS, इसको काउंटर करने के लिए। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया गया है? क्योंकि इस पे आरोप लगा है कि मतलब ये जो कानून है ये लगा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA इन पे लगाया गया है, जो कि टेररिज्म एक्ट है। 28 सितंबर 2022 को ये 5 सालों के लिए बैन किया गया है। तो ये जो PFI है ये फाउंड हुआ था 2006 में 2 पार्टियों को मिलकर, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, ये दोनों पार्टी आपस में मर्ज करके बन गई थी PFI। तो 2012 में जो क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने खुद ही क्लेम किया था कि ये कुछ नहीं है, ये PFI एक्चुअली ये स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर इसको बैन कर दिया गया, उसी का ये नया फॉर्म में आया है ये PFI। ये केरला की गवर्नमेंट ने बताया कि ये एक इंडियन मुजाहिदीन का ही एक पार्टनर है, ये मतलब सिमी पार्टनर था इंडियन मुजाहिदीन का, और ये जो PFI है वो सिमी का ही दूसरा रूप है, जिसे हम लोगों ने बैन किया है, वही एक दूसरे रूप में हमारे सामने आ गए हैं। तो गवर्नमेंट क्या की, PFI को ही बैन की, और इसके साथ साथ इसके सारे एफिलिएट्स हैं जो इससे जुड़ते, इसके जो सारे संगठन हैं उसको भी बैन कर दी। जैसे CFI कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये PFI का स्टूडेंट विंग है। जैसे कि कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है NSUI, वैसे ही PFI का है CFI। रिहैब इंडिया फाउंडेशन, इसको ही बैन किया गया है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, ये सब सारे बैन किए गए हैं। नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको PFI के साथ साथ बैन किया गया अगले 5 सालों के लिए। हाल ही में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो आपके ऑप्शंस है वेस्ट बंगाल, पुणे, न्यू दिल्ली या मुंबई। सुब्रतो कप बेसिकली फुटबॉल के लिए होता है ये कप, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये प्रतियोगिता स्टार्ट हुई है, सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल। तो ये 61वां एडिशन है, ये जो सुब्रतो कप हो रहा है 61वां एडिशन है, और ये दिल्ली में 4 जगहों पे होगी, 4 वेन्यूज़ पे होगी। और ये बेसिकली 1960 में ये इनॉग्रेट हुआ था पहली बार, और ये नाम रखा गया, एयर मार्शल थे सुब्रतो मुखर्जी, उन्हीं के नाम पे ये टूर्नामेंट, मतलब उसी के नाम पे ये टूर्नामेंट चलता है, उन्हीं के नाम पे। और टोटल 92 स्कूल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंडर 14 के जो बॉयज़ हैं, अंडर 17 के बॉयज़ हैं, अंडर 17 की गर्ल्स हैं। तो 3 कैटेगरी है बेसिकली इन तीनों की। और इसमें इस खास बात ये भी है कि एक टीम बांग्लादेश से भी इस बार पार्टिसिपेट करेगी। हाल ही में किनको भारत देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है? तो हमारे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत जी, उनकी लास्ट ईयर दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई, तो तब से ये पोस्ट खाली था। तो अभी हाल ही में बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो किनको बनाया गया आपको यही बताना है। तो आपके ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश सिंह या लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद चौहान। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को बनाया गया है, इंडिया का दूसरा CDS। तो ये पहले मतलब ईस्टर्न आर्मी में कमांडर थे और DGMO भी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ये देखते थे। और जनरल रावत जी जो पहले CDS थे, अब इनको बनाया गया है। तो ये जो अभी बनाया गया है अनिल चौहान जी को, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय DGMO थे। और यही सब इनकी खास बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब ये पुलवामा में जो टेरर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद फिर इंडिया ने जवाब दिया था, इंडियन एयरफोर्स में, तब भी यही थे DGMO। हाल ही में किन्हें देश का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है? इनको नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया देश का, तो कौन है ये? के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, R वेंकट रमणी या नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है R वेंकट रमणी। इनको बनाया गया है इंडिया का नया
एडवोकेट अटॉर्नी जनरल बनाया गया इंडिया का नया आर वेंकट रमनी जी को, और अभी जो है वो हैं के वेणुगोपाल जी हैं। तो अटॉर्नी जनरल बेसिकली क्या होते हैं, ये टॉप लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट के तरफ से जो मुकदमा लड़ते हैं वो यही होते हैं, अटॉर्नी जनरल जी। और इनको ये राइट होता है, मतलब इनका अधिकार होता है कि इंडिया के किसी कोर्ट में ये पेश हो सकते हैं, वहाँ से ये अपनी दलीलें लड़ सकते हैं, वहाँ पे से ये केस लड़ सकते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिटिगेशन ही हैंडल नहीं करते हैं, बल्कि ये गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट मैटर पे एडवाइस भी करते हैं। तो वेणुगोपाल जो अभी हैं अटॉर्नी जनरल, वो 91 साल के हैं, तो इसीलिए इन्होंने आगे कंटिन्यू करने से मना कर दिया है, क्योंकि ये 2017 में पहली बार बने थे, फिर इनका टर्म आगे पोस्टपोन होता गया और फाइनली अब ये रिटायर होना चाहते हैं। हालांकि इसके बाद मुकुल रोहतगी जी को अप्रोच किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन इन्होंने किसी कारणों से मना कर दिया, मुकुल रोहतगी जी। हालांकि ये 2014 से 17 तक ये रहे थे इंडिया के अटॉर्नी जनरल, बट अब इन्होंने मना कर दिया है। तो फाइनली इनके डिक्लाइन करने के बाद आर वेंकट रमनी जी को अब बनाया जाएगा इंडिया का अगला अटॉर्नी जनरल। ऑपरेशन मेघ चक्र जो हाल ही में चलाया गया, ये किस ऑपरेशन का कोड वर्ड था? तो ये PFI पे रेड्स ऑफ CBI इन बंगाल, रेड टू पोच MLAs ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के MLAs को पोच करने के लिए, या तो फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे रेड करने के लिए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा क्रैक डाउन करने के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे ये एक मतलब चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघ चक्र। तो CBI ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन मेघ चक्र, क्योंकि इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा बनता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस पे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको धरपकड़ करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन, और इसमें जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं या इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं सर्कुलेशन में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को, इनको गिरफ़्तार किया गया। और बेसिकली वो इसमें ये काम ऐसे करते थे कि वो जो वीडियोस थे उसको ये क्लाउड स्टोरेज में ये रखते थे, और बाद में फिर आगे पेडलर्स इसको आगे बढ़ाते थे। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया मेघ चक्र इस ऑपरेशन का। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी स्टैंड कर दिया गया है? झूलन गोस्वामी एक वीमेन क्रिकेटर हैं और बहुत ही फेमस ये बॉलर हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। तो किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम बदल कर दिया गया झूलन गोस्वामी स्टैंड? वानखेड़े स्टेडियम, MA चिदम्बरम स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम या ईडन गार्डन? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ईडन गार्डन। ईडन गार्डन के एक स्टैंड का नाम बदल कर दिया गया है झूलन गोस्वामी स्टैंड, और ये फैसला लिया है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने। और इनका जो आखिरी फेयरवेल मैच था इंडिया और इंग्लैंड का, एक ODI, वो लॉर्ड्स में हुआ, और इनके नाम पे ये रिकॉर्ड है कि इनके नाम पे 44, 255 और 56 विकेट है क्रमशः टेस्ट, वनडे और T20 में। 2010 में इनको अर्जुना अवार्ड मिला और 2012 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, और ये दूसरी मतलब महिला क्रिकेटर थी जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला, किनके बाद? डायना इडोल के बाद। तो यही थे 55 क्वेश्चंस। आशा है आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।